नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान IAS बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा नई नई आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आते हैं। आज भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जामों में विदेशी यात्रियों को लेकर प्रश्न बनता है। तो आज 15 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको भारत में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक, आप देखते हैं जैसे हमेशा से हमको विजयनगर साम्राज्य के विदेशी यात्रियों को पूछता है, मुगल काल के विदेशी यात्रियों को पूछता है, ठीक, प्राचीन भारत में आए हुए चीनी यात्रियों को पूछता है। ठीक, तो आज इन सभी को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? तो पूरे कालानुक्रम के हिसाब से जाएंगे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम लोग जाएंगे, प्राचीन से लेकर पूरा मुगल काल तक के विदेशी यात्री। तो बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहला यूनानी राजदूत कौन था? तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टर को पराजित किया था और एक युद्ध हुई थी आपके 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निक्टर के बीच युद्ध हुई, जिसमें सेल्यूकस की हार होती है और हार के बाद संधि होती है। ठीक, तो इस प्रकार से भारत और यूनान का एक संबंध स्थापित होता है, राजनीतिक संबंध स्थापित होता है। और इसलिए से बोल सकते हो कि सेल्यूकस ने अपनी तरफ से एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो था मेगास्थनीज। और हम सब जानते भी हैं कि मेगास्थनीज की एक रचना है इंडिका, जो मौर्य काल के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक, तो हम देखते हैं कि चाहे कि मौर्य काल के समाज के बारे में हो या इनके सैन्य प्रशासन के बारे में हो, इंडिका से हमको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों का इतिहास में काफ़ी योगदान होता है। ये निष्पक्ष होकर काफ़ी कुछ हमको जानकारी देते हैं समकालीन इतिहास के बारे में, यहाँ की समाज के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में। ठीक, तो इसीलिए इतिहास में विदेशी यात्री एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत के रूप में काम किया था। इसकी रचना इंडिका है, तो ये हमको ध्यान देना है। अगला, डायमेकस को किस यूनानी राजा ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था? ठीक, तो बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के दरबार में 2 यूनानी राजदूत रहते थे। ये दोनों का नाम आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के दरबार में 2 यूनानी राजदूत रहते थे। एक था डायमेकस और दूसरा है डायनोसियस। डायमेकस और डायनोसियस। डायमेकस को किसने भेजा था? तो डायमेकस को भेजा था सीरिया के राजा एंटियोकस। यही आपका प्रश्न है, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। सीरिया, ये सब इंडो ग्रीक राजा है, बोल सकते हो, यूनानी राजा है आपके। और डायनोसियस को भेजा था फिलाडेल्फस या टॉलेमी फिलाडेल्फस, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको पूछा डायमेकस को किसने भेजा था, तो वो था एंटियोकस प्रथम ने। एंटियोकस प्रथम ने, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये दोनों राजदूत को हमको जानना है। और इससे जुड़ी एक घटना एग्जाम में आपको पूछता है कि बिंदुसार ने किस शासक थे, 3 प्रमुख मांगे की थी जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 प्रमुख वस्तुओं की मांग की थी, जैसे कि आप सुने होंगे, सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, अंजीर मुख्यतः, ठीक, और आपका मीठी मदिरा, ठीक, और बोल सकते हैं दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़कर एंटियोकस ने बाकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो इनके बारे में इतनी चीजें हमको जाननी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री। तो भारत में तो ऐसे बहुत सारे चीनी यात्री आए थे, खासकर क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए वो नालंदा वगैरह का भ्रमण करते थे। भारतीय जितने भी प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं उनका भ्रमण करते थे। तो इसमें अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले चीनी यात्री जो भारत आया था वो था फायान भारत आया था। इसके बाद आया था फिर वेनसांग। तो इन सीक्वेंस को आपको याद रखना है, पूछ सकता है। और फिर आता है इत्सिंग। ये 3 सबसे प्रमुख चीनी यात्री हैं भारत आने वाले। ठीक, फयान ने किसके समय में यात्रा की थी? तो फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक, और वेनसांग कई बार एग्जाम में आपको आ चुका है, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, अगर हम लोग समय की बात करें मोटे मोटे, तो ये आपका 400 के आसपास। आपको लगभग समय को याद रखना है, क्योंकि आजकल घटनाओं को क्रम से जमाने वाले क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। वैसे ही बात करें वेनसांग की, तो वेनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 600 से आपका 647 तक के बीच में हमको देखने मिलता है।
तो इसी समय पे वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और आप जानते भी होंगे इसके बारे में कि वेनसांग ने सियुकी नाम की रचना भी लिखी है। तो वेनसांग की बात करें मोटा मोटा इसके समय की, आप इसको एग्जैक्ट अगर देखें तो 629 ईस्वी होता है। आप इसको याद रखने के लिए 630 से 645 ईस्वी आप इसको याद रख सकते हो। लगभग 15 साल वेनसांग ने भारत में बिताए थे। नालंदा वगैरह में इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों का इसने यात्रा की थी। आप छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं कि वेनसांग सिरपुर भी आया था, ठीक, और अपनी रचना सियुकी में इस क्षेत्र को कियासिलो कहा था, छत्तीसगढ़ को, ठीक। तो ये ध्यान देना है। इत्सिंग की बात करें, इत्सिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये मोटा मोटा वेनसांग के बाद में आया था 670 के आसपास। आप लगभग इसको देख सकते हो 675 करके याद रख सकते हो या 670 करके इसको याद रख सकते हो मोटा मोटा। तो ध्यान देना है, सबसे पहले फायान आया था, गुप्त काल में आया था, और वेनसांग गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इत्सिंग इनके बाद आया था 675 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमको पूछा है सबसे पहला विदेशी यात्री, तो वो है फायान। तो ये ध्यान देना है, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, लगभग 400 से 415 के आसपास, मतलब 5वीं शताब्दी में इसने भारत की यात्रा की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, सियुकी नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा था? सियुकी किस चीनी यात्री की रचना है? तो हम जानते हैं ये लिखा था वेनसांग ने, ठीक। तो अभी हमने डिस्कस किया था वेनसांग, जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में, मतलब गुप्तोत्तर काल में भारत की यात्रा की थी। 630 से लेकर लगभग 645 तक 15 साल ये भारत में रहा था। और वेनसांग को हम लोग क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध वेनसांग ही है। तो इसकी ही रचना है सियुकी। सियुकी इसकी रचना है जिसमें हमको वेनसांग की यात्रा की जानकारी मिलती है। तो इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी। समय मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 630 से 645 ईस्वी तक के आसपास, ये 15 साल। एग्जैक्ट की बात करें तो 629 से 645, लगभग 16 साल ये भारत में रहा था। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो 3 साल तक किस स्थान में रहा और संस्कृत सीखी थी? तो फायान और वेनसांग के बाद भारत आने वाला चीनी यात्री था इत्सिंग। इत्सिंग, आपको ध्यान देना है, संस्कृत सीखा था इसने। 3 साल तक भारत में रहा, 3 साल तक इसने भारत के स्थान पर रहा था और संस्कृत सीखी थी। वो स्थान है आपका ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में आता है, आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक। यहाँ इसने 3 वर्ष बिताया और संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत को सीखा था इत्सिंग ने। इत्सिंग के बारे में हमको और क्या जानना है? तो इत्सिंग के बारे में जैसे बताया कि इसने 675 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा की थी। इसके बाद आपको जानना है, गुप्त काल में हम लोग एक घटना पढ़ते हैं। इत्सिंग ने बताया था कि श्रीगुप्त कौन है? तो ये गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक है, 240 से 280 ईस्वी तक जिसने शासन किया है, गुप्त वंश का संस्थापक बोलते हैं। इत्सिंग ने बताया है कि श्रीगुप्त ने बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए मृग शिखावन में 24 गांव का दान किया था करके। तो इस घटना को भी आपको जानना है कि इत्सिंग के अनुसार किस शासक ने बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए 24 गांव दान में दिए थे? तो वो था श्रीगुप्त। ये इससे संबंधित एक घटना जो आपको पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अल मसूदी की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो अल मसूदी एक अरबी यात्री, कहां से था बोलेगा तो बगदाद, जो वर्तमान इराक का क्षेत्र है, ठीक। या आपको लिखा रहेगा कि अरब यात्री है, अरबी है ये, ठीक। उस समय बोल सकते हो अरब का हिस्सा था, वर्तमान में इराक आज का मध्य एशिया का हिस्सा है, अरब से लगा हुआ भाग है बोल सकते हो। तो ये अल मसूदी बगदाद का था, एक अरबी यात्री हुआ करता था, ठीक। इसने 10वीं शताब्दी में 925 के आसपास भारत की यात्रा की थी। 10वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और इसकी प्रसिद्ध रचना है मुरुज अल जहब। तो ये हमको ध्यान देना है, एक अच्छा प्रश्न आपको आ सकता है। तो 915 के आसपास अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी, एक अरबी यात्री था, मूलतः बगदाद से हुआ करता था, और 10वीं शताब्दी के आसपास इसने भारत की यात्रा की थी और भारत के बारे में तत्कालीन परिस्थितियों का विवरण लिखा था। इसको अरबी लोगों का हेरोडोटस भी कहा जाता है। इसको अरबों का हेरोडोटस, हम जानते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस, तो इनको कहा जाता है अरबों का हेरोडोटस, इतिहास लेखन के कारण। तो ये हमको ध्यान देना है। अगला,
हेलियोडोरस किस इंडो ग्रीक राजा का राजदूत था? तो ये एक प्रश्न है आपका जो प्राचीन काल का है। ठीक, ये इतिहास में कई बार आपको प्रश्न पूछा हुआ है हेलियोडोरस के बारे में, तो ध्यान देना है ये किस शासक का राजदूत पूछा हुआ था। तो हम शुंग काल में घटना पढ़ते हैं। शुंग काल में एक शासक होता है जिसका नाम था भागभद्र। भागभद्र। शुंग काल की बात करें मतलब मौर्यतर काल की घटना है। एक तरफ मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में शुंग, कर्ण और सातवाहन जैसे कुछ देसी वंश हुए थे, और जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कुछ विदेशी राज्य भी हुआ करते थे, जैसे इंडो ग्रीक, हिंद, यमन जिनको बोलते हैं, कुषाण थे, सिथियन थे, पहलव थे, अलग अलग विदेशों का आगमन था। तो कभी कभी आपस में इन राजवंशों का युद्ध भी होता था, संघर्ष भी होता था, और कभी कभी कुछ समझौते संधि भी होते थे। तो भागभद्र जब शुंग वंश का शासक हुआ करता था, इसके दरबार में एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये सीधे सीधे पूरी कहानी आपको जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय इतिहास का। सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछ सकता है भागभद्र किस वंश का शासक था? तो शुंग वंश का शासक था। हेलियोडोरस किसके दरबार में रहता था? तो भागभद्र के दरबार में रहता था। ठीक, अब ये हेलियोडोरस राजदूत तो था, लेकिन किसने भेजा था? तो वो था एक इंडो ग्रीक शासक जिसका नाम था आपका एंटियलकिड्स। तो ये हमको ध्यान देना है। तो हेलियोडोरस को किसने भेजा था? तो एक हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासक एंटियलकिड्स ने इसको भेजा था। एंटियलकिड्स ने इसको भेजा था। और क्यों प्रसिद्ध है हेलियोडोरस? तो हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत जिसको हिंद यूनानी शासक एंटियलकिड्स ने भारत भेजा था। भारत में आकर ये वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ, और इसने वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को अपना लिया, बोल सकते हो, विष्णु भक्त हो गया एक प्रकार से। और बेस नगर में हेलियोडोरस ने, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बेस नगर जो आज का मध्य प्रदेश का विदिशा है, यहां पर इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। तो इन सारी घटनाओं को अलग अलग एग्जामों में आपको पूछता है, पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इस पूरी घटना को आपको जानना है कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हिंद यूनानी शासक एंटियलकिड्स का एक राजदूत रहता था हेलियोडोरस, और इसने भागवत धर्म को अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, और वसुदेव के सम्मान में या विष्णु के सम्मान में इसने बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अल बरूनी। मध्यकाल की अगर बात करें तो हमको देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद तुर्की आक्रमण में सुबुक्तगिन, और उसके बाद फिर आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, जैसा आप सभी जानते होंगे, जिसकी प्रसिद्ध घटना है सोमनाथ मंदिर को लूटना। तो महमूद गजनवी के साथ ही, महमूद गजनवी को हम लोग जानते हैं कि इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण इसमें किया था, और जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका 16वां आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए था। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है, अल बरूनी। और इसकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, या इसी को तारीख ए हिंद भी बोलते हैं, इसी को किताब उल हिंद भी बोलते हैं। तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार आया था जिसकी रचना है तहकीक ए हिंद। तो ये हमारे भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जानकारी हमको तहकीक ए हिंद जैसी कुछ रचनाओं से मिलती है। महमूद गजनवी के साथ और भी कुछ विदेशी यात्री थे, और भी कुछ बोल सकते हो इतिहासकार भारत आए थे, जैसे कि एक नाम आता है आपका इसमें फिरदौसी का। फिरदौसी को जानना है, इसकी रचना है शाहनामा। शाहनामा, इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। गजनवी के साथ ही एक दरबारी कवि हुआ करता था, इसका उद्बी। ये भी आपको जानना है। उद्बी की रचना है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार अल बरूनी आपसे पूछा हुआ है। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसकी तहकीक ए हिंद नाम की प्रसिद्ध रचना है जो इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ में हमको फिरदौसी जानना है, उद्बी जानना है, ये भी गजनवी के साथ ही भारत आए थे, बोल सकते हो। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, और उद्बी की रचना है किताब उल यामिनी। यामिनी जो है ये महमूद गजनवी का वंश हुआ करता था। ठीक, अगर आपको प्रश्न पूछे महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, ठीक, तो वो था यामिनी वंश। भले हम लोग उसको गजनी वंश बोल देते हैं क्योंकि गजनी क्षेत्र से था वो, लेकिन एक्चुअल में वंश का नाम था यामिनी वंश। अगले प्रश्न पे आते हैं। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? ठीक,
अगर हम लोग विश्व इतिहास की बात करें, यूरोप में पुनर्जागरण की घटना के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री का जो नाम आता है, जिसने भारत जैसे कुछ एशिया के देशों की यात्रा की थी और यूरोप में यहाँ के संसाधनों के बारे में, यहाँ के बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम होता है मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो ने, ध्यान देना है, ये मुख्य रूप से इटली का, एक्चुअल में ये वेनिस से था। वेनिस शहर जो इटली में आता है, यहाँ से था। यहाँ आपको जानना है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने कब यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने लगभग 1271 के आसपास या 1270-71 करके आसपास, आप याद रख सकते हो कि 1271 से 1295 के आसपास इसने कहाँ की यात्रा की? पूरे एशिया की यात्रा की थी। 1295 तक के आसपास इसने एशिया की यात्रा की। और विश्व इतिहास की घटना है, ये मंगोल शासक कुबलई खान के दरबार में भी रहा था इसने, चीन में। ठीक, कई वर्षों तक उसके दरबार में रहा चीन में। और भारत की ये आंतरिक भूमि पर यात्रा नहीं किया था। ये जब चीन से अपने देश वापस लौट रहा था 1295 के आसपास, 1290 के आसपास या 1290 के आसपास, लगभग आप बोल सकते हो, इसने भारत के समुद्र तटों की यात्रा की थी। जब ये चीन से आपका सुमात्रा होते हुए अपने देश वापस जा रहा था, तो उसने भारत के, दक्षिण भारत के जो समुद्र तट है, जिसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, उनकी यात्रा की थी। और मार्को पोलो ने एक प्रसिद्ध शासिका का भी वर्णन किया है भारत की। तो मार्को पोलो ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो वो दक्षिण भारत के एक शासक से मिला था। शासक क्या, एक शासिका से मिला था, इसलिए नाम जानना जरूरी है। वो थी काकती वंश की। काकती वंश हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध वंश था काकती वंश, जिनकी राजधानी वारंगल थी। ये आज का तेलंगाना जो क्षेत्र है, वहां पे आता है काकती वंश। और इस समय जो शासन कर थी रुद्रम्मा देवी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हमसे बन सकता है कि मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के किस शासक का, किस शासिका का वर्णन किया है, रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासक है करके। तो एक अच्छा प्रश्न है आपका कि मार्को पोलो इनसे मिला था और इनकी काफी तारीफ किया था अपनी रचना में। द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो नाम की इसकी एक पुस्तक है, बोल सकते हो। तो मार्को पोलो इटली से था। 13वीं शताब्दी के आसपास इसने एशिया की यात्रा की थी। चीन में कुबलई खान के दरबार में इसने कई वर्ष रहा वहां पे। ठीक, और वापस जाते समय इसने भारत के समुद्र तटों की, बोल सकते हो, यात्रा की थी। हमारे जो दक्षिण भारत के मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, वहां पे इसने रहा। ठीक, और यहाँ पे काकती वंश की रानी हुआ करती थी प्रसिद्ध रुद्रम्मा देवी। ये भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध महिला भी है। ठीक, इनके बारे में भी काफी कहानी प्रचलित वगैरह है दक्षिण भारत में। तो इनके बारे में उसने उल्लेख किया है, तो ये हमको जानना है। अगला, रिहला या रेहला भी इसको बोलते हैं। ये किसका इसकी किसका रचना है? रेहला जो है या रिहला जो है, ये किसकी रचना है? ठीक, रिहला या इसी को रेहला भी बोलते हैं, रेहला या रिहला, ये किसकी रचना है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया एक साहित्य है और इसका रचयिता है, इसका लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता। और इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग दक्षिण भारत, विजयनगर साम्राज्य का जब इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ इस घटना को हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में अभागा आदर्शवादी कहते हैं, कई सारे इसने असफल प्रयोग किए थे, जिसके लिए जाना जाता है ये। ठीक, दिल्ली से देवगिरी राजधानी को बदल दिया था इसने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये कहाँ से था इब्न बतूता? तो ये मोरक्को से था। मोरक्को से था, उत्तरी अफ्रीका मोरक्को से था, ये बोल सकते हो। और इसने भारत में रहा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसने नौकरी भी की है। इब्न बतूता किस पद में था? तो एक काजी। काजी मतलब हम लोग जानते हैं जज, न्यायाधीश। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको न्यायाधीश या काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। तो ये घटना भी आपको जानना है। तो समय क्या है? लगभग बोल सकते हो 1333। ये लगभग मोटा मोटा 1333 करके आप इसको याद रख सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल यहीं के आसपास है आपका। ठीक, 1333 से 1340-42 के आसपास तक इब्न बतूता भारत की यात्रा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। इब्न बतूता की रचना है रिहला। ठीक, ये हमको जानना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है।
तो विजयनगर के विदेशी यात्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो मैं सबको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें विजयनगर की यात्रा करने में जो सबसे पहला विदेशी यात्री हमको नाम मिलता है वो है निकोल कॉन्टी का, निकोल कॉन्टी। और ये था कहाँ से, तो देशों के नाम भी याद रखना, ये इटली से था। कब यात्रा किया था ये, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोल कॉन्टी सबसे पहले यात्रा किया था। फिर एक नाम आता है अब्दुल रजाक का, ये पीएससी प्री में आपका पिछली बार आया भी था, अब्दुल रजाक। ये कहां से था, तो फारस, फारस मध्य एशिया या ईरान बोल सकते हो। तैमूरलंग आप सुनते होंगे 1398 में जिसने भारत पे आक्रमण किया था, एक तिमुरिड एम्पायर, तैमूरी साम्राज्य का एक महान शासक तैमूरलंग, उसका बेटा था शाहरुख। उस शाहरुख का दूत बनकर ये विजयनगर की यात्रा करने आया था। और इसने कब यात्रा की थी, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये सभी संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य के पहले संगम वंश का शासक है बोल सकते हो। तो निकोल कॉन्टी इटली से था, देवराय प्रथम के समय यात्रा किया था। अब्दुल रजाक फारस से था, इसने देवराय द्वितीय के समय यात्रा की थी। फिर दो नाम आपको याद रखना है, एक है आपका डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस या पायस बोलते हैं, और साथ में बारबोसा, बारबोसा। ये दोनों कौन थे, ये दोनों पुर्तगाली थे। और इन दोनों ने यात्रा की थी विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में। तो कृष्णदेवराय के समय की बात करें तो 1500 के आसपास इनका शासनकाल होता है। 1498 वास्को डी गामा आ गया था। पुर्तगालियों का लगातार दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि यात्रा होता है, ठीक। और विजयनगर साम्राज्य के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध भी हमको पता चलता है। तो इसलिए याद रखना है कि कृष्णदेवराय जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, पुर्तगाली दो यात्री इनके शासनकाल में आए थे, पेस या इनको पायस भी लिखा जाता है, और बारबोसा। और वैसे ही एक नाम आप याद और रख सकते हो, निकितन, निकितन या निकितिन बोलते हैं, ये रूस से था, एक रशियन विदेशी यात्री था, ध्यान देना है। और ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ये यात्रा किया था। मोहम्मद तृतीय ये कौन है, तो ये बहमनी वंश का शासक है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल में विजयनगर एवं बहमनी करके, तो बहमनी शासक हुआ करता था मोहम्मद तृतीय, इसके शासनकाल के बारे में उल्लेख किया है निकितिन नाम के रूसी यात्री ने। तो इतने आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और हम लोग लिख सकते हैं नूनीज, ये भी पुर्तगाली था। नूनीज करके एक विदेशी यात्री है, ये भी पुर्तगाली था। इसने कब यात्रा की थी, तो इसने अच्युत देवराय, ये भी तुलु वंश के शासक था। कृष्णदेवराय भी तुलु वंश के शासक थे। अच्युत देवराय के शासनकाल में इसने यात्रा की थी। तो इससे बाहर आपका विजयनगर साम्राज्य के कोई विदेशी यात्री आपके नहीं मिलते, ठीक। और अगर बात करें तो रॉबर्ट सेवेल, रॉबर्ट सेवेल की एक पुस्तक आपको ध्यान देना है, द फॉरगटन एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के लिए मेरा एक वीडियो है पूरा अलग से, ठीक, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं विजयनगर साम्राज्य के, उसको देख लीजिएगा। उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने मिलेंगे आपको। पीएससी प्री में हमेशा विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान देना है, ठीक। और वैसे ही सीजर फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक ने जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध, उस समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, ठीक। तो ये जानना है। तो यहाँ पे हमको पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो निकितन, निकितन फ्रांसीसी नहीं था, हम जानते हैं ये रशियन था, रूसी था। तो ये हमको जानना है। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के जितने भी विदेशी यात्री, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे आते हैं, रॉल्फ फिच किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था। तो मुगल साम्राज्य में कई सारे विदेशी यात्रियों ने, कई सारे बोल सकते हो विदेशी यात्रियों ने यात्रा की थी। और इसमें सबसे जो पहला हमको देखने मिलता है वो है आपका रॉल्फ फिच का। रॉल्फ फिच की बात करें तो ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम लोग बात करें अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले कुछ प्रसिद्ध लोगों की, तो अकबर का शासनकाल आप जानते होंगे 1556 से 1605 के आसपास इसका शासनकाल है। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। मतलब अंग्रेज लगातार भारत आएंगे और मुगल शासकों से व्यापार करने के लिए यहाँ से अनुमति प्राप्त करना चाहेंगे, उनका समर्थन चाहेंगे। इसीलिए एक पर्सनल अपने तरफ से रॉल्फ फिच, एक अंग्रेज व्यापारी, अकबर के दरबार में आया था। दूसरा एक और नाम हमको यहाँ पे मिलता है जॉन मिल्डन हॉल।
जॉन मिल्डन हॉल। ये दोनों कौन है? ये दोनों अंग्रेज हैं, दोनों इंग्लैंड से थे, दोनों अंग्रेज हैं और इन्होंने अकबर के शासनकाल में यात्रा की थी। सीधे सीधे प्रश्न पूछता है किसने अकबर के शासनकाल में यात्रा की थी, किसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी, या आपको पूछ सकता है इनके क्रम से जमाइए करके कौन पहले आया कौन बाद में आया, किसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में यात्रा की थी। तो अकबर के कम से कम ये दो नाम याद रखना है, रॉल्फ फिच और जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल खुद को बोला था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया हूँ, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नहीं था, ये व्यक्तिगत रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर भारत आया था व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आया था सबसे पहले, वो आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस। तो यही वो है आपका, यही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाला पहला अंग्रेज है, कैप्टन हॉकिंस। इसने भारत की यात्रा कब की थी? ये कब पहुंचा था जहांगीर के दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1608 में। तो अकबर की विदेशी यात्री देखा हमने। अब जहांगीर के समय की बात करें तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति मांगता है। हालांकि बाद में वो असफल हो गया था, पुर्तगालियों के विरोध करने के बाद इसके आदेश को रद्द कर दिया गया था। कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से मिला था तो इसने बोल सकते हो कि तुर्की में बात की थी, फारसी में बात की थी, कई अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता हुआ करता था हॉकिंस। इसलिए जहांगीर ने उसको इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी दी थी। इसके बाद आता है जहांगीर के ही शासनकाल में 1615 में टॉमस रो या सर टॉमस रो या सर थॉमस रो बोलते हैं इसको। तो ये भी दोनों अंग्रेज हैं। तो याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला अंग्रेज था आने वाला बोल सकते हो। और किस शासक का आज्ञा पत्र लेकर आया था? एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैप्टन हॉकिंस किस ब्रिटिश शासक का, उस समय राजा कौन था इंग्लैंड का, जिसका आज्ञा पत्र लेकर ये भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज में आया था उस जहाज का नाम है हेक्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाला पहला व्यापारी, पहला यात्री कैप्टन हॉकिंस था, जो हेक्टर जहाज से भारत आया था। तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कैप्टन हॉकिंस किस ब्रिटिश सम्राट से आज्ञा लेकर के भारत की यात्रा किया था। और कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेके आया था अनुमति मांगने के लिए, लेकिन इस समय तक 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, जहांगीर शासक बन चुका था। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कि कैप्टन हॉकिंस किस ब्रिटिश सम्राट का आज्ञा पत्र लेकर भारत में आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किस देश का यात्री था? तो अब हम लोग बात करेंगे शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में काफी लोगों ने यात्रा की थी, जैसे कि एक है ट्रेवर्नियर, एक है बर्नियर। ये दोनों आपके फ्रांसीसी हुआ करते थे, फ्रेंच थे, फ्रांसीसी यात्री थे। वैसे ही एक नाम आता है पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, और एक है निकोल मनुची। ये दोनों आपके इटली से थे, इटालियन थे। ठीक, तो यहां पीटर मुंडी पूछा है, इटली से थे। ठीक, और ये निकोल मनुची है, ये शाहजहां के साथ साथ औरंगजेब के शासनकाल में भी भारत की यात्रा किया था ये। ठीक, ये दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था, उसके दरबार में भी काफी समय तक ये रहा था। तो ध्यान देना है, शाहजहां के शासनकाल में दो फ्रेंच ट्रेवर्नियर बर्नियर यात्रा किए थे। ट्रेवर्नियर एक प्रकार का जौहरी था, आभूषण का व्यापारी हुआ करता था, और बर्नियर एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक हुआ करता था। पीटर मुंडी, निकोल मनुची दोनों इटली से थे, इटालियन थे। निकोल मनुचियो ने शाहजहां के साथ साथ औरंगजेब के समय में भी हो सकते हो भारत में ये रहा था आपका। आखिरी जो प्रश्न है हमारा वो स्टोरियो डी मोगोर नाम के पुस्तक के बारे में आपको पूछ रहा है कि स्टोरियो डी मोगोर किसकी रचना है। तो पीछे ही मैं आपको बताया था निकोल मनुची, ये किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी। ठीक, दारा शिकोह के साथ इसने उसके दरबार में रह के काम भी किया है। निकोल मनुची ने
पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्टोरियो डी मोगोर। इटली का था तो इटालियन भाषा में लिखा गया है। मनुची मतलब इटली से था, ये ध्यान देना है। तो स्टोरियो डी मोगोर इसका मतलब होता है मुगलों की कहानी, ठीक। तो इसकी रचना है, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच, मतलब शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद के बीच जो युद्ध हुआ था, इसका भी प्रत्यक्षदर्शी मनुची को माना जाता है। मनुची ने इस युद्ध के बारे में भी लिखा है। तो मनुची की इस पुस्तक में मुगल काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने की हमको वो सकते सहायता मिलती है। तो मनुची की रचना है स्टोरियो डी मोगोर। तो ये थे आपके कुछ प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल में मुगल काल तक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, ठीक। तो ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही नए नए जानकारी हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।